नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली कुछ अनोखे इवेंट हुए हैं रशिया से और रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। पहले तो हुआ क्या है कि 30 नवंबर यानी वेडनेसडे को यूक्रेन की एम्बेसी जो स्पेन में थी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जो है ये बहुत ही अजीब तरीके से होता है। वहाँ के किसी ऑफिसर को एक लेटर मिलता है, जिस लेटर को जब वो ऑफिसर खोलता है तब ये ब्लास्ट हो जाता है। और इसी तरीके के लेटर पूरे यूरोप में और यहाँ तक कि यूएस में भी जो यूक्रेन की एम्बेसीज हैं वहाँ पर सेंड किए गए हैं। उसके अलावा स्पेन में तो कई जो अथॉरिटीज हैं स्पेन की वहाँ पर भी ये लेटर्स सेंड किए गए हैं, जिसमें काफी अजीबो गरीब चीज जैसे कि एनिमल की स्किन, उनकी आंखें और बहुत ही ऊटपटांग चीज जो है वो रख के भेजा गया है इस लेटर के अंदर। तो ये काफी एक अजीबो गरीब न्यूज है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कौन है इसके पीछे। दूसरा हुआ क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने $60 जो है उसका प्राइस कैपिंग लगा दिया है रशियन ऑयल पे। यानी रशिया को कहा है उन लोग ने, आप अपना जो ऑयल है वो इससे नीचे ही बेचो, इससे ऊपर आपको अपना ऑयल भेजने नहीं देंगे। प्राइस कैपिंग होता क्या है और क्यों रशिया से ऐसा कहा है और रशिया क्यों ऐसा करेगा, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, लेकिन फिर से इसमें इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ इस चीज का इंडिया पे, रशिया पे, चाइना पे और बाकी कंट्रीज पे, इवन की पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा और जैसे कि ये जो वॉर है ये आखिर जा कहाँ रहा है और कितना कारगर है ये प्राइस क्रैपिंग की स्ट्रेटेजी, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा जानने को इस वीडियो में। बस आप एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हुआ क्या है कि वेडनेसडे को यानी 30 नवंबर को यूक्रेन की एम्बेसी में एक लेटर मिलता है और जिस लेटर को वहां का जो एक ऑफिसर है वो खोलता है। उसके बाद इस लेटर को खोलने के बाद एक बड़ा धमाका हो जिसमें उस ऑफिसर को भी काफी ज्यादा इंजरी होती है। हालांकि अभी वो जो ऑफिसर है वो सेफ है और ठीक इसी तरीके का जो लेटर है वो अगले दिन भेजा जाता है यूएस की एम्बेसी में। वो भी डेटोनेट हो जाता है, लेकिन इस वाले धमाके में किसी की जान नहीं जाती है, किसी को कोई इंजरी नहीं होती है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। स्पेन के डिफेंस मिनिस्ट्री में, स्पेन में ही यूरोपियन यूनियन सैटेलाइट सेंटर जो है वहां पर, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में एक फैक्ट्री जो कि ग्रेनेड बनाती थी वहां पर भी इस तरीके के लेटर जो है वो भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि 24 नवंबर को स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेव के लिए भी इस तरीके का लेटर भेजा जाता है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन उससे कोई ब्लास्ट नहीं होता है। उससे पहले ही उसको जो अथॉरिटीज होती हैं वो रोक लेती हैं। नौ किसने ये किया, इसको लेके अभी काफी ज्यादा सवाल हैं, कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये तो सिर्फ स्पेन की बात हो गई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो पूरे यूरोप में बहुत ही अजीब और गरीब जो लेटर होते हैं वो भेजे गए हैं यूक्रेन के एम्बेसी में। रोम में यूक्रेन की एम्बेसी जो है वहां पर एक लेटर भेजा गया है जिसके अंदर फिश आई यानी मछली की आंखें हैं। चेक रिपब्लिक में जो कॉन्सुलेट है बीआरएनओ में, वहां पर एक लेटर भेजा गया है यूक्रेन की एम्बेसी में जिसमें एनिमल टिश्यू टाइप का कुछ चीज रखा गया है। इसी तरीके के और भी लेटर नेदरलैंड, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली, इन सब जगह पे भी भेजा गया है। एक चीज इसमें ये देखी गई है कि ये जो सारे लेटर है ये किसी तरीके के लिक्विड में डिप्ड है जो कि अलग तरीके का स्मेल और कलर इसको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज पे चल रही है, लेकिन यूक्रेन ने इसका इल्जाम पहले ही लगा दिया है रशिया पे। यूक्रेन का कहना है कि रशिया को क्योंकि हम लोग डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा डिफीट कर चुके हैं, कोई भी आज उसके साथ नहीं खड़ा है, इसलिए वो अब इस तरीके से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उल्टे सीधे कामों करके वो निकाल रहा है और इस तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश वो कर रहा है। लेकिन कितना इसमें सच्चाई है अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें क्या निकल के सामने आता है, कुछ चीज निकल के सामने आता भी है कि नहीं, उसी के बाद हम लोग कुछ कह सकते हैं इस इशू में। टोटल 17 केस ऐसे हुए हैं जहां पर अजीबो गरीब लेटर जो है वो भेजे गए और यहाँ तक कि यूएसए में भी जो यूक्रेन की एम्बेसी है वहां पर भी इस तरीके की जो चीज है वो देखी गई है। ये तो हो गई एक अलग न्यूज। उसके अलावा आप लोग ने सुना होगा कि फ्राइडे को वेस्टर्न कंट्रीज ने प्राइस कैपिंग अनाउंस किया रशियन ऑयल पे और 5 दिसंबर से इसको लागू किए जाने की बात की जा रही है। इसमें होगा क्या, इसको पहले तो सिंपल समझो। रशिया का जो ऑयल वो सेल करता है बाकी कंट्रीज को, उसके प्राइस पे ये लोग कैप लगा देंगे। वेस्टर्न कंट्रीज कहेगी कि $60 का हम लोग ने कैप लगाया है, आप इसी के नीचे अपना जो ऑयल है वो बेचो। अगर इससे ऊपर आप लोग जो अपना ऑयल है वो बेचोगे तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी शिपिंग को इंश्योरेंस नहीं देगी। और यहाँ आप लोग को बता दूं कि 90% जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूरोपियन ही है। तो बहुत ज्यादा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूरोप बेस्ड ही है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो यूके बेस्ड है। तो इस चीज में जो सुप्रीमेसी है यूरोपियन कंट्रीज की, उसका फायदा उठाने की इन लोग ने सोची है। एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा होगा
होगा आपके मन में कि ये चीज कर ही क्यों रहे हैं, क्यों नहीं पूरी तरीके से ही सैंक्शन लगा देते हैं रशियन ऑयल पे। तो देखो पहले ये ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या कि रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगा देंगे तो उसके बाद जो सप्लाई है ऑयल की वो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी। तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे और ज्यादातर इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो उल्टा यही लोग सफर करेंगे, इसलिए ये लोग नया मेथड लेके आए हैं प्राइस कैपिंग का। दूसरा रशिया का क्या है, उसने वैसे ही कह दिया है कि हम लोग यूरोप का ऑयल ना बेच के बल्कि फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं एशिया की उनको अपना ऑयल बेचेंगे। तो उसको जो नुकसान होना है वो थोड़ा बहुत वहां से भी कंपेंसेट हो जाएगा। नौ इसके असर की अगर हम लोग बात करें रशिया पे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि जो वेस्ट का ये एक्शन है ये इसको रशिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन समझे जाने के बजाय इस तरीके से देखना चाहिए कि ये शो करता है कि जो यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज है वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है रशिया पे। ऐसा ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि रशिया ऑलरेडी $60 जो है इसी रेट पे अपना ऑयल जो है वो सेल कर रहा था इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को। रिसेंटली चाइना में जो दोबारा कोविड का इशू आ गया था उसकी वजह से हाल के ही दिनों में जो रशियन ऑयल का प्राइस है वो $60 से भी कम चला गया था। तो जिस रेट पे रशिया ऑलरेडी अपना ऑयल बेच रहा है उस रेट पे ये लोग कैप लगा के कर ही क्या लेंगे रशिया का। हालांकि थोड़ा नुकसान होगा रशिया को, क्योंकि सबसे पहले तो रशिया अब धीरे धीरे सोच रहा था अपने ऑयल का प्राइस जो है वो हम लोग भी बढ़ाएंगे, जो डिस्काउंट रेट पे हम लोग इतना ज्यादा ऑयल दे रहे हैं इसको कम करेंगे। तो अब ये भी नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरा बाकी कंट्रीज जिसको रशिया डिस्काउंटेड ऑयल नहीं दे रहा था उनको तो हाई रेट पे अपना ऑयल सेल कर रहा था, उसमें भी अब ये जो रेट है ये कम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा रशिया को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बाकी कंट्रीज को जिसको रशिया डिस्काउंटेड ऑयल नहीं दे रहा था उसमें ज्यादातर कंट्रीज कौन थी, यूरोपियन कंट्रीज थी। अब ये यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि 5 दिसंबर के बाद हम लोग कंप्लीट सैंक्शन लगा देंगे रशियन ऑयल पे। तो बिना प्राइस कैपिंग के ये चीज तो ऑलरेडी बंद होने वाली थी, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि प्राइस कैपिंग का जो इम्पैक्ट है रशिया पे वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट कि अगर ये जो कैपिंग है ये $50 का होता तब एक बड़ा इम्पैक्ट होता रशियन ऑयल पे। हो सकता था रशिया को जो अपना स्टेट बजट है उसका वो मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल आती और उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन वो भी उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ऊपर ही होता। $30 से $40 रशिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आता है एक बैरल ऑयल का, तो $50 पे हो सकता था उसके स्टेट बजट को मेंटेन करने में दिक्कत आती, लेकिन फिर भी रशिया क्या करता अपना ऑयल जो है वो निकालता और मार्केट में बेचता, भले उसको उसका कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके रशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो चालू रख पाता। अगर ऑयल प्रोडक्शन रशिया को बंद करने की जरूरत पड़ जाती तो फिर दोबारा इसको शुरू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती उसको, और अगर $30 का ये कैप होता तब जाके रशिया पे एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो खड़ा होता, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। $60 की कैपिंग तो एक तरीके से कैप ना लगाने की ही बात हो गई। इसीलिए आप लोग देखो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये कहा है कि ये जो कैपिंग है, ये जो एक्शन है वेस्ट का, ये बहुत ज्यादा वीक एक्शन है। नो सवाल अब इसमें यहाँ पर ये है कि इसमें रशिया अब क्या कर सकता है। तो देखो रशिया ने खुद ही बताया कि वो क्या करेगा। सबसे पहले तो उसने कहा है कि उसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है एशिया में, यानी कि इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज जो हो गई जो कि उसके फ्रेंडली नेचर रखती हैं, उनके साथ अपनी जो इंगेजमेंट है इकोनॉमिक लेवल पे और बाकी लेवल पे वो बढ़ाएगा और उनको अपना ऑयल सेल करेगा। और रशिया जो है वो इंडिया की इंपॉर्टेंस समझता है, क्योंकि चाइना में कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी भी ऑयल की डिमांड कम है, और दूसरी तरफ नाटो जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया को मनाने में लगा है कि वो रशिया के अगेंस्ट उसके साथ मिलके कोई एक्शन ले। इसीलिए रशिया जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया के साथ और थोड़ा बहुत चाइना के साथ भी अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ाने में लगा हुआ है। हाल ही में रशिया ने 500 आइटम्स की लिस्ट भेजी थी इंडिया को, जिन आइटम्स को वो लोग चाहते थे इंडिया उन लोग को सप्लाई करे, क्योंकि वेस्टर्न सेक्शन के बाद वो आइटम रशिया को मिल नहीं पा रहे थे। तो ऐसा करके रशिया जो है अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट वो बढ़ाना चाहता था इंडिया के साथ, ताकि इन सैंक्शन और प्राइस कैपिंग का उस पर कोई असर ना पड़े। दूसरा, रशिया और चाइना ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी इंश्योरेंस कंपनी खड़ी करेंगे ताकि इसमें जो वेस्ट की सुप्रीमेसी है उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रशिया ईरान और वेनेजुएला की तरह डार्क फ्लीट के थ्रू अपना ऑयल जो है वो सेल करेगा। इस मेथड को यूज करेगा रशिया, ऐसा कहा जा रहा है ना। इंडिया
इंडिया और चाइना पे अगर इसके हम लोग असर की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना क्या कर सकती हैं इस सिचुएशन में, वो ये कि देखो होगा क्या क्या कि रशिया का जो ऑयल है वो तो मार्केट में आ रहा है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो कम हो गया है। तो एक बहुत बड़े वॉल्यूम का जब प्राइस कम हो गया है तो जाहिर सी बात है बाकी जो ऑयल्स है उनके प्राइस में भी कमी आएगी और पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे कि ऑयल का प्राइस जो है वो गिर जाएगा। इस चीज का फायदा उठा सकती है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना अच्छा डील जो है रशिया से वो ले सकती हैं कि वर्ल्ड में ये प्राइस चल रहा है ऑयल का, आप हम लोग को किस रेट पे बेचोगे वो बताओ, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपसे हम लोग को ऑयल लेना है कि नहीं। तो इस तरीके से फायदा हो सकता है इसमें इंडिया का भी। लेकिन ये सब बातें फ्यूचर की हैं और फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हम लोग केवल पॉसिबिलिटीज की ही बात कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक एंगल यहाँ पर सऊदी का भी जोड़ रहा है कि सऊदी जो है और ओपेक कंट्रीज जो है वो अगर प्रोडक्शन कम कर देगी तो फिर से जो प्राइस की कमी की बात की मैंने पूरे वर्ल्ड के ऑयल की, वो जो है वो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ऑयल प्राइसेस पे। आगे की सारी डिटेल्स मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोग को। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।